आजादी 3 अक्षरों से बना एक ऐसा शब्द जो हमें खुले आसमान में भव्य युक्त होकर जीवन जीने की एक शक्ति देता है। आप सभी तो ये जानते ही हैं कि हमारा भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। इस बीच हमारे देश को आजाद करने के लिए कई क्रांतिकारी नेता सामने आए, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था केवल और केवल भारत की आजादी। तो बिना किसी देरी के आज हम जानेंगे कि आजादी के बाद कैसे हमारे भारत देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और इंडिया ने कैसे शक्तिशाली देशों में श्रेणी में अपना नाम दर्ज किया। वैसे तो गुलाम भारत की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत सारे वीर आए, जिनका एकमात्र स्वप्न था आजाद भारत की कहानी, जिसके चलते हमारे देश की आजादी की कहानी 1857 में ही शुरू हो गई थी। परंतु अंग्रेजों ने उठती हुई आवाजों को दबा दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं ने भारत की आजादी के लिए अपने खून बहाए। पर इन सभी आजादी के हीरोज में एक और नाम सामने आता है, जो बेशक पूरी दुनिया के लिए विलन होगा, परंतु हमारे देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिनका नाम है एडॉल्फ हिटलर। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी का वह तानाशाह, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। आप सभी यही सोच रहे हो ना कि हिटलर और हमारे देश की आजादी का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, बात है 1943 की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत का सपना लेकर जर्मनी गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अच्छे से जानते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध हो रहा है, जिसका फायदा इंडिया को मिल सकता था। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करना शुरू कर दिया था। जब पहली बार हिटलर और नेताजी की मुलाकात हुई तो हिटलर उनकी बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए, जिसके बाद हिटलर ने नेताजी की मदद करना शुरू कर दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के प्रधानमंत्री को भी इन्फ्लुएंस कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी सेना मिली, जिसके चलते नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए अंग्रेजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते तक अंग्रेजों की हालत खराब हो चुकी थी। अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और इधर महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन उग्र कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 1948 में आजाद करने का निर्णय किया। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना अलग देश चाहते थे, जिसके वजह से भारत में कई जगहों पर आंदोलन होना शुरू हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन बिना किसी देरी के भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करते हुए 2 देशों में बांट दिया। एक हमारा भारत बना तो दूसरा बना पाकिस्तान। अब हमें आजादी मिल चुकी थी, हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। पर इसके बाद जो होने वाला था वो बड़ा ही दर्दनाक था। हमारे देश अब 2 भागों में बट चुके थे, जिसके कारण लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई मुसलमान भारत में रहना चाहता है तो वह भारत में रह सकता है, पर पाकिस्तान में अलग ही माहौल था। वहां हिंदुओं और सिखों को निकाला जा रहा था, जिसके कारण कई लाखों लोगों की जान चली गई थी। 1948 के आते आते हमारे भारत देश की हालत बहुत बिगड़ने लगी। सभी जगह भूखमरी थी, लोगों के सर पर छत नहीं थे, एजुकेशन तो ना के बराबर था और कई सारी बीमारियों की वजह से उस समय लोगों की उम्र केवल 30 वर्ष ही होती थी। ये सब को देखते हुए दूसरे देश के लोग बोलने लगे कि भारत कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा और न ही इस समस्या से उभर पाएगा। पर मेरे दोस्तों, उनकी ये बातें आगे चलकर गलत साबित होने वाली थी। तो चलिए जानते हैं आखिर हमारे देश ने आजादी के बाद क्या क्या डेवलपमेंट किए। किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट में उसका मुख्य हथियार होता है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन है तो एक छोटा सा देश भी शेर बन सकता है। पर 1950 में भारत की लिटरेसी रेट 15% थी,
जिसका मतलब है कि अधिकांश लोग यहाँ अनपढ़ थे, जिसकी वजह से ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रो हो रहा था और ना ही मेडिकल में, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश थम सा गया था। पर इसके बाद हमारे देश में संविधान की नींव रखी और सबसे पहले राइट टू वोट के तहत सभी धर्म जाति के लोग वोट डालने के अधिकार का कानून लाया। शुरुआत के समय में भारत के पुनर्निर्माण और युद्ध के चलते एजुकेशन में कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहे थे, परंतु 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन को बढ़ावा देना था और सभी को शिक्षित करना था। और इसके बाद एजुकेशन को बढ़ावा देने के कारण आज हमारे भारत देश की लिटरेसी रेट 78% हो गई है और हमारा देश इंग्लिश बोलने के मामले में भी वर्ल्ड के सेकंड नंबर में है और फर्स्ट नंबर इंग्लैंड तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले नंबर पर तो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि हमने अंग्रेजों को भी पीछे कर दिया अंग्रेजी बोलने में। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे अच्छे होने लगी, जिसके चलते हमारे देश में अपना कदम अंतरिक्ष की तरफ बढ़ाया। आर्यभट्ट नाम का पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च करके पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि हम इंडियंस किसी से भी पीछे नहीं हैं। अब हमारा देश न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ने लगा। इसी के चलते न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग करना शुरू किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसका सफल परीक्षण करते हुए हमारा देश 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। परंतु हमारा देश यहीं तक रुकने वाला थोड़ी ना था। इसके बाद एक कदम बढ़ाते हुए न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता था, परंतु यूनाइटेड नेशन अपना दबाव बढ़ा रहा था और पाकिस्तान चाइना की मदद से अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा, जिसके कारण हमारे देश ने बिना किसी देरी के और बिना किसी मदद के 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के डायरेक्शन में लगातार 5 न्यूक्लियर वेपन्स का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद हमारा देश भी उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया, पर पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल वॉर शुरू कर दिया, जिसके चलते हमारे कई सैनिक शहीद भी हो गए। पर हमने हार नहीं माना, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसके चलते हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों से कारगिल युद्ध जीत लिया। और हमारी जीत का सफर यहीं तक बस नहीं थमा, हमने एक बार फिर से अंतरिक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ाया और 2008 में चंद्रयान और इसके साथ ही 2013 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना और अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में पहला देश बना। और हमारी सफलता का स्वाद किसी को पसंद नहीं आया, जिसके चलते कुछ आतंकवादियों ने उरी अटैक किया और हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए। पूरे देश में आक्रोश था। इसके ठीक 11वें दिन हमारे सोल्जर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बिना किसी नुकसान के 38 आतंकवादियों को मार गिराया। और ऐसे ही पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे साथ टकराने का अंजाम यही होता है। और इसके बाद हमने स्पोर्ट्स के फील्ड में भी कई अचीवमेंट हासिल किए, फिर चाहे वह क्रिकेट में वर्ल्ड कप की बात हो या ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बात हो। मेरा भारत बदल रहा है, मैं बदल रहा हूँ। अब मेरी बस भगवान से एक ही दुआ है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश हमेशा आजाद रहे। तो हमारे प्यारे दोस्तों, किस किस को हमारे देश से प्यार है तो जल्दी से जाइए और हमारे कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। और ऐसे ही मोटिवेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।